आज मैं आपको बताऊंगा 5 डेली हैबिट्स के बारे में जिसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हेमरॉइड्स हैं या कहें कि जो पाइल्स है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती चली जाती है पाइल्स होने की चांस बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ डेली हैबिट्स ऐसी है जो आपको पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी का रोगी बनाती चली जा रही हैं या रिस्क पैदा कर रही हैं कि आपको पाइल्स हो जाए, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जरा समझें कि पाइल्स असल में होते क्या हैं। मनुष्य का जो मलद्वार होता है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जो रक्त की पतली पतली नलियां होती हैं, या कहें कि एनोरेक्टम जो होता है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, और जब वे बढ़ जाती हैं यानी कि खून पहुंचाने वाली पतली पतली नलियां जब फूल जाती हैं तो डिस्कम्फर्ट को पैदा करती हैं। इन्हीं बढ़ी हुई ब्लड वेसल्स को असल में पाइल्स कहा जाता है। यह 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 इंटरनल पाइल्स या अंदरूनी पाइल्स जो अंदर की तरफ होते हैं। अब अगर रोगी मलद्वार की फोटो खींच करके देखता है या ज़मीन पर शीशा रख करके देखता है तो मलद्वार के बाहर से देखने पर मलद्वार को बाहर से वह बिल्कुल सामान्य नजर आएगा। लेकिन जब वह व्यक्ति शौच क्रिया के लिए जाएगा तो मलद्वार से मल के साथ ही कुछ पाइल्स बाहर आते हैं, पर थोड़ी देर बाद या तुरंत ही वापस अंदर चले जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। रोगी मलद्वार की फोटो लेकर देखे तो पता चलता है कि मलद्वार पर तो पाइल्स बने हुए हैं। ये एक्सटर्नल पाइल्स हैं जो मलद्वार के बाहर ही होते हैं। नंबर 3 पर आते हैं दोनों का मिक्सचर, यानी कि इंटेरो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, मतलब कि पाइल्स मलद्वार के बाहर भी हैं और जब रोगी शौच क्रिया के लिए जाता है तो अंदर वाले पाइल्स भी बाहर आ जाते हैं, और शौच क्रिया पूरी होने के बाद केवल बाहर वाले पाइल्स ही बाहर रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार पेन भी हो सकता है। दैट मीन्स कि पेशेंट को इंटरनल पाइल्स हो सकते हैं या पेशेंट को एक्सटर्नल पाइल्स हो सकते हैं या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ये असल में होते इसलिए हैं कि मलद्वार के ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये जो लोकेलाइट ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है, और अगर किसी को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होगा तो ज़रूर इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप स्ट्रेन करते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप किसी को पाइल्स डेवलप हुए हैं तो हकीकत में क्या प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक कि पाइल्स का सवाल है, ये एक एज ग्रुप में हो सकते हैं, ये महिलाओं को भी होते हैं, ये पुरुषों को भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एज में नहीं होंगे और ऐसा भी नहीं है कि किसी किसी जेंडर में नहीं होंगे। मल त्याग करते समय ब्लीडिंग तो इसका लक्षण है ही, ब्लीडिंग के अलावा कुछ छोटे छोटे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे मलद्वार में खुजली हो सकती है, मलद्वार के अंदर दर्द हो सकता है, एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग हो सकती है जो कंटिन्यूसली आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा चूंकि पाइल्स जो है वो मलद्वार का साइज थोड़ा कंप्रेस करती है तो जो बॉल की जो मूवमेंट है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो आपको पाइल्स के रिस्क में पहुंचाती हैं। ये जो आपकी हैबिट्स हैं, ये जो आपका लाइफस्टाइल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको भारी वज़न उठाने पड़ते हैं तो आपके मलद्वार पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करने की आपकी दिनचर्या है तो पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर की अमाउंट कम है तो भी पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको आदत है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड और बहुत गर्म खाना खाते हैं तो भी पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, BMI ज़्यादा है तो भी पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा होती है।
या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, आपको लगातार 4-4 या 6-6 घंटे तक चेयर पर बैठे रहना पड़ता है, तो भी पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन है या आपको आदत है कि आप टॉयलेट सीट पर बैठकर बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं या टाइम ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन ये बात सही है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाइल्स के होने में और पाइल्स के ठीक होने में भी। डाइट कैसे रोल प्ले करती है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर आप जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर की अमाउंट कम है या आप रेशेदार चीज़ें कम खाते हैं, आपके खाने में अगर हरी सब्जियां की अमाउंट कम है, आपका जो खाना है उसमें फ्रूट्स की अमाउंट कम है, आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें वाटर का इंटेक जो है वो कम है, अगर ये चारों चीज़ें हैं तो पाइल्स होने की संभावना जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी। अगर आपके खाने में ऑयली एंड फ्राइड फूड ज़्यादा है तो भी पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा होगी। कुछ रिसर्च ऐसा मानती हैं यदि आपका चाय या कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है और रेगुलर है तो भी ये पाइल्स होने की संभावना को बढ़ाती है। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पाइल्स से बचना है, इस रिस्क फैक्टर को ठीक करना है, तो आपको अपनी डाइट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने खाने में फाइबर फूड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फाइबर फूड के लिए हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। होल ग्रेन्स हैं, चाहे वो गेहूं हो या फिर ब्राउन राइस हो, ओट्स हो, इन सब की मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत है। होल ग्रेन्स हैं, इसमें आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह की आपको जो फाइबर हैं वो आपको ठीक मात्रा में मिल जाते हैं। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स में जो फाइबर आपको मिलता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वो दोनों ही सही मात्रा में मिलते हैं। आपको अपने वाटर के इंटेक को काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। रोज़ाना आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। डाइटिशियंस ऐसा मानते हैं कि जो लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, राजमा है, ब्लैक बीन्स है, ये सब कंफर्ट इन मील की कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो असल में बहुत इजी होती है। ये आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम से बचा के रखते हैं। जो होल ग्रेन्स हैं जैसे ब्राउन राइस है, जो कॉर्न है, ओट्स है, ये इस प्रॉब्लम से आपको बचाएंगे। और जो होल ग्रेन्स है वो असल में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एंड बहुत ही फ्रेंडली भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है, अब उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको आदत है, आप बहुत फैटी फूड खाने की आपको आदत है, बहुत ऑयली फूड खाने की आपको हैबिट है, आप मान के चलिए अगर पाइल्स अभी नहीं है तो कभी ना कभी आपको पाइल्स हो जाएंगे, और अगर हैं तो आप उनसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपके खाने में ब्रोकली की अमाउंट अच्छी है, स्वीट पोटैटो की अमाउंट अगर अधिक है, कैरेट आप ठीक मात्रा में खाते हैं, तो ये आपके जो है हेल्दी सब्सटेंसेस हैं जो आपको न्यूट्रिशन भी देते हैं और अच्छी मात्रा में फाइबर भी देते हैं और साथ ही कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करते हैं। पाइल्स जैसी बीमारी से भी आपको ठीक करने में मदद करते हैं। जब भी ट्रीटमेंट की बात होती है तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ की सबसे पहले जो ख्याल में हमारे आती हैं होम रेमेडीज़ आती हैं। अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी आपको कुछ कंफर्ट देने की ताकत रखती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार पाइल्स हो गए हैं और कुछ हफ्ते निकल गए हैं तो कोई भी होम रेमेडी आपको परमानेंट आराम नहीं दिलवा सकती। आपको कुछ समय के लिए कंफर्टेबल तो बना सकती है, लेकिन परमानेंट रिलीफ सिर्फ होम रेमेडी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो पाइल्स की जो सीवियरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप सोचते हैं कि होम रेमेडी से
पाइल्स ठीक हो जाएंगे तो 100% तो ठीक नहीं होंगे, पर कंफर्ट आपको ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर पाइल्स से आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना आपको पड़ेगा। डॉक्टर वेनोकॉन्स्ट्रिक्टर मेडिसिन आपको देते हैं। वेनोकॉन्स्ट्रिक्टर मेडिसिन जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स जो मलद्वार में रहती है उनको सिकोड़ने की ताकत रखती है, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, मांस भी थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। साथ ही कुछ पेन किलर डॉक्टर्स देते हैं जिससे मलद्वार में जो सूजन है वह दर्द है वो ख़त्म हो जाए। स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं ताकि स्टूल सॉफ्ट हो जाए, जो मल का जो त्याग है वो इजी हो जाए, आपको स्ट्रेन नहीं करना पड़े। साथ ही मलद्वार में लगाने के लिए भी मरीज़ को कुछ क्रीम, मल्लम या ग्रित दिए जाते हैं जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जैसा काम करे। कुछ पाइल्स हीलिंग डिवाइस भी मार्केट में अवेलेबल है जिनको फ्रिज में रख करके पहले ठंडा किया जाता है और फिर मलद्वार के अंदर रखा जाता है, वो भी वेनोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो रक्त स्तंभन का कार्य करती हैं, बहते हुए खून को तो रोकती ही हैं। कुछ मल्लम भी बनाए जाते हैं जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करते हैं। इन सभी तरह के इलाजों से पाइल्स में ईचिंग, ब्लीडिंग, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। इसके अलावा मलद्वार की सिकाई करने की ज़रूरत पड़ती है जिसे सिट्स बाथ कहते हैं। लेकिन अगर पाइल्स आपको परेशान कर रहे हैं तो उसमें गर्म पानी से सिकाई की बजाय अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे या आइस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपको आराम नहीं पड़ता है, सिम्टम ठीक नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको पाइल्स है तो बजाय कोई घरेलू उपाय करने के आप अपने नज़दीकी क्षारसूत्र चिकित्सक से जाकर मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्षारसूत्र चिकित्सक सिर्फ शल्य चिकित्सा ही करते हैं। क्षारसूत्र चिकित्सक मलद्वार के रोगों की दवाइयाँ भी रखते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो पाइल्स हैं और या जो अभी पूरी तरह से थर्ड डिग्री में नहीं पहुँचे हैं उनको सही समय पर दी गई सही चिकित्सा द्वारा उनकी रोकथाम की जा सकती है। दवाइयाँ भी पाइल्स को रोकने की थोड़ी बहुत ताकत रखती है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बहुत ताकत रखती है, या फिर ऑपरेशन को कुछ समय के लिए तो टाल ही सकती हैं। लेकिन अगर समय निकल जाए तो शल्य चिकित्सा ही आखिर में एकमात्र उपाय बचता है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।